नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के अभी तक मैं आपके 9 टेस्ट ले चुका हूं। ये अपना 10वां टेस्ट है दोस्तों। और 9 टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां जाकर के उन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएं। और दोस्तों, शुरू करेंगे अपना हिंदी पेडागोजी का टेस्ट नंबर 10। टोटल 15 प्रश्न है। पूरी हिंदी पेडागोजी से 15 प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, आप लोग बोल रहे हो कि हिंदी ग्रामर को भी स्टार्ट करें, तो कल से जो है या नेक्स्ट टेस्ट अपना नेक्स्ट वीक में आएगा मंडे को, उस दिन से अपन टेस्ट ज़रूर लेंगे हिंदी ग्रामर का। तो उस दिन आपका हिंदी ग्रामर का टेस्ट अब होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले जो 10 टेस्ट होंगे वो आपके हिंदी ग्रामर के मैं लूँ, ठीक है, क्योंकि 10 टेस्ट आपके हिंदी पेडागोजी के लिए जा चुके हैं। हिंदी ग्रामर के भी आपके 10 टेस्ट लेने की मेरी जो है वो जो प्लान है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। पहला जो अपना प्रश्न है वो क्या है? भाषा शिक्षण की दृष्टि से बालक की प्रथम पाठशाला है माँ, परिवार, समाज या देश। देश हो नहीं सकता, समाज हो नहीं सकता, माँ हो नहीं सकती। पहली अगर पाठशाला की बात की जाए तो पहली पाठशाला आपका परिवार ही होता है, लेकिन प्रथम शिक्षक की अगर बात की जाए तो वो वहाँ पे माँ आएगी। लेकिन अगर प्रथम पाठशाला की बात की जाए तो परिवार यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। और उसमें रहने वाले जो हैं आपके जो भी सदस्य हैं वो आपके शिक्षक की भूमिका उसमें निभाते हैं। लेकिन प्रथम शिक्षक की बात की जाए, शिक्षिका की बात की जाए तो आपके माँ रहेगा। लेकिन प्रथम पाठशाला क्या रहेगा? परिवार आपका रहेगा। मित्रों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा है। एक, विचार विनिमय का माध्यम। दूसरा, मानव का विचार विनिमय हेतु किया गया इच्छुक ध्वनि प्रयोग। और 3, सांकेतिक भाषा। 4, कूट भाषा। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका ठीक जो बैठेगा सटीक आपके भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा क्या है, तो मानव का विचार विनिमय हेतु किया गया इच्छुक ध्वनि प्रयोग जो है वही आपकी भाषा की परिभाषा है भाषा विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे ठीक रहेगा। मित्रों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। अपन लिखते हैं LSRW, यानी सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यानी कि सबसे पहले आपका लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी फिर बोलना होता है, फिर रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये बिल्कुल सही क्रम में है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है? सुनना प्रारंभिक कौशल रहेगा। और अंतिम कौशल क्या है? लिखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप प्राथमिक या प्रारंभिक कौशल जो है वो भाषा दक्षता का पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर आपका 3 का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक रहेगा। मित्रों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए किस वचन का सर्वाधिक महत्व है? किस वाचन का सर्वाधिक महत्व है? यहाँ पे क्या है? वाचन। तो बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए, यानी बच्चा खुद पढ़े ऐसी आदत विकसित करने के लिए कौन सा वाचन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अनुकरण वाचन है, 2 सहस्वर वाचन है, 3 मौन वाचन है या 4 आपका सामूहिक वाचन है, ठीक है दोस्तों। तो सामूहिक वाचन हो ही नहीं सकता। अनुकरण वाचन जब बच्चा जो है शिक्षक को सुनता है उसके पीछे पीछे बोलता है तो उसको अनुकरण वाचन बोलते हैं। सहस्वर वाचन यानी ध्वनि के साथ स्वर के साथ पढ़ना सहस्वर वाचन होता है। काफ़ी लोग सहस्वर वाचन का भी उपयोग करते हैं तथ्यों को याद करने में, स्वाध्याय करने में। लेकिन सबसे अच्छा जो रहता है स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए सबसे अच्छा वाचन जो है वो आपका है मौन वाचन। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे लाइब्रेरी में जा कर के भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सहस्वर वाचन से नहीं पढ़ सकते, आपको मौन वाचन के साथ ही पढ़ना होगा। इसलिए मौन वाचन से पढ़ने के जो है अभ्यास वो आपको करना चाहिए, क्योंकि मौन वाचन से अगर अपन पढ़ेंगे तो अधिक गहनता से उसको पढ़ा जाता है, ध्यान इधर उधर जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सटीक आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या तथा अर्थ स्पष्ट करने की सर्वोत्तम विधि है। उद्बोधन विधि, आपकी व्याकरण सम्मत विधि और प्रवचन विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्च में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा यहाँ। पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है ये पूछा है। तो दोस्तों, जो व्याकरण सम्मत विधि है, व्याकरण सम्मत विधि आपकी पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या तथा
अर्थ स्पष्ट करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी, क्योंकि व्याकरण सम्मत विधि में अपन व्याकरण के नियमों के आधार पर शब्दों को तोड़ मरोड़ करके बच्चों को समझा सकते हैं कि देखिए इसका अर्थ ये भी निकलता है और इसका अर्थ ये निकलता है, तो मिलके ये अर्थ निकलेगा, जैसा अपन संधि में करते हैं। ठीक है, इसलिए व्याकरण सम्मत विधि जो है वो ज़्यादा उपयोगी होती है पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या और अर्थ स्पष्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव और वैधता का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष। दोस्तों वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वो व्यापकता का अभाव तो उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम को अपन उसमें कवर कर सकते हैं। विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होगी विश्वसनीयता जो है उतनी अधिक होगी। और अभिव्यक्ति का अभाव, बिल्कुल अभिव्यक्ति का अभाव होता है। बच्चे को सिर्फ 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से ही उसको सही आंसर देना होता है। उसको अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं होता, अपनी अभिव्यक्ति वह व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही रहेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष क्या होता है, उसमें अभिव्यक्ति का जो है वो अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का जो आवश्यक गुण है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, वस्तुनिष्ठता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि मूल्यांकन में जो है एक मूल्यांकन, अच्छा मूल्यांकन तभी होगा जब ये सारे के सारे गुण उसमें होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही व्यापकता का गुण भी उसमें होना चाहिए। सारी चीज़ें होती हैं तभी जो है वो एक मूल्यांकन जो है वो आपका बिल्कुल उच्च स्तर का मूल्यांकन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लेखन, वाचन, पठन या अनुकरण। तो प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो भाषा सीखने के लिए न तो लेखन महत्वपूर्ण, न वाचन है, न पठन है, सबसे महत्वपूर्ण है अनुकरण। तो अनुकरण यहाँ पे सही आंसर रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की बात की जा रही है तो बच्चा अनुकरण करके ही भाषा को सीखता है। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चा जो भाषा को अगर सीखेगा तो अनुकरण करके ज़्यादा सीखेगा। इसीलिए एक प्रकार से गणित भी अपन सिखाते हैं, अनुकरण करवा के सिखाते हैं, जैसे गिनती बुलवा कर, पहाड़े बुलवा कर याद करवाए जाते हैं। तो अनुकरण यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न मित्रों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, साध्य है, साधन है, साध्य तथा साधन और उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है वो आपका साध्य भी है और साधन भी है, तो उपयुक्त दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे ठीक आंसर रहेगा। मित्रों अपना प्रश्न नंबर 10 है, कोई भी प्रश्न कितनी शुद्धता व सार्थकता से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन का यह गुण कहलाता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या व्यापकता। मतलब इसमें क्या है, कोई भी प्रश्न जो है वो कितनी शुद्धता से व सार्थकता से विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन का यह गुण क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, अपन ने एक उद्देश्य सेट किया और उसके लिए एक प्रश्न बनाया, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रश्न का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब एक उद्देश्य सेट कर लिया, उसके लिए एक प्रश्न बना लिया और उस प्रश्न को बच्चे ने हल कर दिया, तो अपन ने जो उद्देश्य बनाया था वो उद्देश्य अपना पूर्ण हो गया। तो उद्देश्य पूर्ण कहाँ होता है, वैधता में होता है। जब अगर जिस उद्देश्य के लिए अपन ने प्रश्न पत्र बनाया वो उद्देश्य मिल जाए अपने को, या प्रश्न जिस उद्देश्य के लिए अपन ने बनाया वो प्रश्न का उत्तर मिल जाए और उद्देश्य अपना पूर्ण हो जाए, तो वहाँ पे वैधता का गुण होता है मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन का ये जो गुण है आपका, ये क्या कहलाएगा, वैधता का गुण कहलाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और थोड़ा सा घुमा के दिया है इस प्रश्न को, लेकिन आसानी से अपन कर सकते हैं इसको अगर अपन ने ढंग से पढ़ा है। तो वैधता यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत विधि है बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्ति परीक्षण या साक्षात्कार। निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत विधि। दोस्तों ऐसे प्रश्न आ जाए उनको अपने को गलत नहीं करना है, क्योंकि ये सीधे तथ्यों पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि साक्षात्कार जो है वो आपका अप्रमापीकृत परीक्षण है, जबकि आपके ये बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण ये सारे के सारे प्रमापीकृत परीक्षण हैं, जबकि साक्षात्कार आपका अप्रमापीकृत परीक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है,
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता है? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हों। 2 जब बालक उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हों। 3 जो बालकों की भाषा अध्ययन में रुचि कम हो। और 4 उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर दोस्तों आपका क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा भाषा शिक्षण मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता। तो इसके लिए सही आंसर आपका रहेगा जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है वही प्रश्न उत्तम होते हैं जो कठिन हो, सरल हो, तर्कयुक्त हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो प्रश्न आपके बेस्ट रहेंगे जो आपके क्या होंगे? तर्कयुक्त हों, यानी कि जिसका उत्तर बच्चा तर्क सहित दे, जिसमें बच्चे को अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना पड़े, वो प्रश्न हमेशा बेस्ट माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, वो सही रहेगा। अपना 14 नंबर का प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित परीक्षण या उक्त सभी। तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण यानी कि निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं? बच्चे को जिस विषय में और जिस टॉपिक विशेष में कमजोरी है उसका पता लगाने वाला जो परीक्षण होता है वो निदानात्मक परीक्षण होता है। और निदानात्मक परीक्षण आपके शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी और प्रक्षेपित भी हो सकते हैं। तो उक्त सभी यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा आपका? उक्त सभी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 15वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न अपना इस टेस्ट का। पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ कौन सा पाठ कहलाता है? कौशल पाठ, रस पाठ, बोध पाठ या उपयोजन पाठ? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा ये बताइए कमेंट करके। इस प्रश्न का मतलब क्या है कि अपन ने मान लीजिए पहले कोई कविता पढ़ी थी और अब अपन एक और कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो कविता है अभी अपन जो पढ़ रहे हैं दूसरे नंबर वाली, ये मान लीजिए इस पहले वाली कविता जो अपन ने पहले पढ़ ली है उससे रिलेट करती है। तो अपन अगर बच्चों को पढ़ाते समय इस कविता का संबंध पहले वाली कविता से संबंध बनाते हुए अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पाठ कौन सा कहलाएगा? तो वो दोस्तों आपका पाठ कहलाएगा उपयोजन पाठ। उपयोजन पाठ कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, जिससे बच्चे को और अधिक वो कविता समझ में भी आने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अपन जो है अगले हिंदी के जो टेस्ट लेंगे उसमें हिंदी ग्रामर, कंप्लीट हिंदी ग्रामर के जो 15 प्रश्न आते हैं उनके टेस्ट लिए जाएंगे। बिल्कुल यूनिट वाइज जैसे प्रश्न आते हैं उसी प्रकार टेस्ट लेंगे। बस जैसे गद्यांश उसमें आते हैं वो गद्यांश शामिल नहीं किए, केवल प्रश्न शामिल कर लिए, क्योंकि गद्यांश शामिल करना थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेस्ट आपका अच्छा गया होगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ, हिंदी ग्रामर के टेस्ट के साथ। और अगर ये वीडियो का आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और दोस्तों जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो इस टेस्ट को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।